हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में जिसमें टॉपिक हम बनाए हुए हैं एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की कितनी एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जितने सारे फिजिक्स के लॉज हैं, चाहे क्लासिकल लॉज हो, उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। वो एनर्जी का मतलब ये हुआ, एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का मतलब क्या है? एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का मतलब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दोनों के सम को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत पहले से आप जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, समझिए पहले, सबसे पहले हम एक डिफाइन करते हैं वर्ड को, हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या होते हैं पहले उसे समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजेनिक एटम्स? हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है? जिस तरह से बोलते हैं ना फोटोजेनिक फेसेस, बोलते हैं फोटोजेनिक फेसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा फेस जो जो फोटोजेनिक हो। फोटोजेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पॉपुलर स्टार्स हैं, सलमान खान है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है ना, गोविंदा है, बहुत सारे हीरो हीरोइन जो भी हैं जो पॉपुलर हो चुके हैं, उनका चेहरा कैमरा पे आते ही कैसा होता है? मतलब कैमरा पे ही आने के लिए उनका जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसे चेहरे को हम क्या बोलते हैं? फोटोजेनिक फेसेस कहते हैं। ठीक है, मतलब कैमरा के सामने आया, लाइट, कैमरा और एक्शन ऐसा होते ही काम स्टार्ट हो जाता है, तो फोटोजेनिक चेहरा कहलाता है। ठीक है, चाहे देवानंद सागर जो भी हीरो है वो फोटोजेनिक फेसेस कहलाते हैं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजेनिक एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजेनिक एटम्स? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम्स? बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या क्या होते हैं, तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजेनिक एटम्स का मतलब क्या होता है। सिंपल आप ये समझो, ऐसे एटम, हाइड्रोजेनिक साफ बता रहा, हाइड्रोजेनिक का साफ मतलब है कि ऐसे एटम जो हाइड्रोजन की तरह हो, हाइड्रोजन की तरह हो, लाइक हाइड्रोजन, नॉट एग्जैक्टली हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? नॉट एग्जैक्टली हाइड्रोजन बट लाइक ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की तरह वो होने चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एटम की तरह होने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हाइड्रोजन एटम में एक्चुअली होता क्या है। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, और उस प्रोटॉन के चारों बगल क्या होता है? चक्कर काटते रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ए सिंगल प्रोटॉन लाइज। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात मैं कह रहा हूं। एक ड्यूटेरियम भी होती है, ट्रिटियम भी होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं जिसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन होता है और उस न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, एनर्जी स्टेट जो है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 पे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहती है। ठीक है, हाई स्पीड से। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हाइड्रोजनिक एटम का मतलब आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन टाइप एटम्स, नॉट एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन के लाइक एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही होगा। ठीक है, यहां ड्यूटेरियम की बात नहीं कर रहे हैं, और ना यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ट्रिटियम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक का मतलब ये होता है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या समझ, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक बात समझ लो, उसमें क्या होनी चाहिए? एक नेसेसरी और कंपलसरी कंडीशन ये है कि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाद बाकी उसका चार्ज, उसके न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, ठीक है, उसमें क्या हो सकते हैं? एक सिंगल प्रोटॉन भी हो सकता है, 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 3 प्रोटॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीज हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक्सेट्रा वर्ड का यूज किया यहाँ पे। हाइड्रोजेनिक एटम्स का मतलब क्या होता है उसे समझिए। हाइड्रोजेनिक एटम्स का मतलब होता है एटम्स और आयोन्स इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटम्स एंड और आयोन्स इन विच, सॉरी यहाँ पे डिफिनेशन में एक वर्ड आप जोड़ दोगे, इन विच, यहाँ पे लिख दो इन विच। ठीक है, क्या डिफिनेशन है हाइड्रोजेनिक एटम्स और आयोन्स का? आप इसको हाइड्रोजेनिक आयोन्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है डिफिनेशन?
atoms or ions in which a single electron revolves around the nucleus with positive charge Z into E. पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्लस Z into E. यहाँ पे Z क्या है? यहाँ पर Z क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं. Z is known as atomic number of any atom. किसी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? Z. ठीक है, चलिए. तो ये जो हाइड्रोजेनिक एटम्स हैं, इसका डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया. Those atoms in which single electron revolves around the nucleus in which its charge is equal to Z into E, where E is the charge of a single electron. ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, पता होगा ही. तो इन सारे जो आयन्स है एटम्स में, ठीक है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन की बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन. हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो कितना बचता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं. क्या बचता है उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका चार्ज नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं. क्या होता है एटॉमिक नंबर? 2. इसका कितना होगा? 3. इसका कितना होगा? 4. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में. इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा. ऐसे एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजेनिक एटम्स कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स. या नहीं तो अगर इतने सारे आयन्स आप देख रहे हो, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस. 3 प्लस का मतलब क्या है? 3 प्लस का मतलब बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तब बचा 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम प्लस प्लस मतलब क्या हुआ? लिथियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो लिथियम प्लस प्लस आयन बन जाता है. डबल चार्ज है इसमें, इसके अंदर ट्रिपल चार्ज है, इसके अंदर सिंगल चार्ज. ठीक है, वो चार्ज क्या है? पॉजिटिव. ऐसे एटम के लिए हम एनर्जी डिफाइन करते हैं, एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजेनिक एटम्स. ठीक है, यहां पे जो टॉपिक मैंने डाला है, इस टॉपिक को आप चेंज भी कर सकते हो, कह सकते हो एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजेनिक एटम. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. कहानी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये समझिए कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियस आता है. ये क्या है? एक न्यूक्लियस. इसके बारे में आप लोग जानते होंगे. न्यूक्लियस है जिसकी चार्ज जो है Z into E है. इसकी चार्ज कितनी है? Z into E. ठीक है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस. इट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों बगल चक्कर काटता है कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है. स्टेबल ऑर्बिट में, स्टेबल एनर्जी स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करते रहता है इस एनर्जी स्टेट में, बिना किसी एनर्जी को लॉस किए हुए. ठीक है, आई बात समझ में? बिना किसी एनर्जी को लॉस किए हुए. तो बोर्स का थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बोर्स के पोस्टुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों बगल चक्कर काट रहा है. तो ये चक्कर जो काट रहा है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होती है. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है. तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है. ये इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्टिव फोर्स देगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक फोर्स आता है जिसको हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं. कूलम्ब फोर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स. और ये कूलम्ब फोर्स जो है वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म देता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरफ हमेशा एक फोर्स होता है जो इस न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है. ठीक है, इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स हियर इज बैलेंस्ड बाय कूलम्ब फोर्स. यहाँ पे कूलम्ब फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो ही ये स्टेबल कंडीशन में. इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? इक्वल टू 0. ठीक है, नेट फोर्स, कूलम्ब फोर्स जो है वही यहाँ पे कूलम्ब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवा रहा है. यहाँ पे कूलम्ब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, इसके बावजूद अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा तो फिर क्या होगा? ये सीधा इसके पास चला जाएगा. ठीक है, इसीलिए मूव करते रहता है. इससे बचने के लिए क्या करते रहता है? मूव करते रहता है. ठीक है, तो इसको मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आती है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन कर सकते हैं उसको, जो मैं मैकेनिक्स में आपको बता चुका हूँ. ठीक है, ऑब्जर्वर के हिसाब से. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स. ठीक है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? mv² बाय r. दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है भाई? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है. फिर कूलम्ब फोर्स क्या है? इन दोनों के बीच कूलम्ब फोर्स कितना है? तो लिखेंगे 1/4πε0. ये हमने क्या लिखा? 1/4πε0. इसके बाद लिखेंगे Z into E.
Z इंटू ई एक न्यूक्लियस की चार्ज है, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है, ये Q1 हो गया और Q2 हो गया, मतलब ये आ गया ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये कूलम्ब का फोर्स है इन दोनों के बीच में। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो कूलम्ब का फोर्स है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, आर को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आर को और कैंसिल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप समझते हैं कि आर से आर अगर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आर से अगर कैंसिल हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π∁, ठीक है, जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये हमारा क्या है, ये पार्ट क्या है, एम वी स्क्वायर। इससे बहुत सारा चीज आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीजें समझ सकते हो सिंपल वे में। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बदले हो जाएगा 8। ठीक है, ये 4 के बदले क्या हो जाएगा, 8। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। और याद रखिएगा कि ये इसकी एक्सेलरेशन हम 0 मान के चलते हैं, इसकी मास बहुत ज्यादा है, और ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये अनएक्सेलरेटेड है, इसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, ये एट रेस्ट पर रहती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं पूरे एटम का, और पूरे एटम का एनर्जी निकालेंगे तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा मास होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कि इसको इनफाइनाइट मास समझ करके इसको हम एट रेस्ट पे समझते हैं। तो इसको हमने क्या समझ के चलते हैं, इसको हम ये समझ के चलते हैं कि ये रेस्ट पर है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस की कितनी है, 0। ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी कहानी, अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमने ये इक्वेशन निकाला है तो इससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से आप देखो कि वेलोसिटी की कहानी क्या हो रही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4π∁, ठीक है, 1/4π∁ जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये वी स्क्वायर, और यहां पे हम लिख देते हैं एम। इतना सारा चीज हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको स्पीड निकालना चाहूं, स्पीड अगर निकालना चाहूं तो आप इस तरह से भी स्पीड को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम बता सकते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, मास इलेक्ट्रॉन का। जेड क्या, जेड का मतलब क्या, जेड है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है, तो जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जेड जो है, जेड इक्वल टू 1 है फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, जेड इज इक्वल टू 1। जेड इज इक्वल टू 2 किसके लिए है, हीलियम आयोन के, हीलियम के लिए। ठीक है, हीलियम एटम के लिए, हीलियम आयोन के लिए भी उतना ही होगा। लिथियम आयोन के लिए भी एटॉमिक नंबर क्या है, जेड इज इक्वल टू 3 ही है, इसका 3, इसका 4, लाइक दैट, जो कुछ भी है ना। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। जेड इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम है, तो अगर आपका केस अगर हाइड्रोजन एटम का है तो सारे इक्वेशनों में आप जेड इज इक्वल टू 1 रख दो, बाद बाकी कहानी सब सेम रहेगी, बाद बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। जेड इक्वल टू 2 रख दोगे तो ये कहानी हीलियम आयोन के लिए बन जाएगा। जेड इज इक्वल टू 3 डाल दोगे तो ये कहानी बन जाएगा आपका लिथियम प्लस प्लस आयोन के लिए। एंड जेड इज इक्वल टू 4 रखोगे तो वो कहानी बन जाएगा बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, मतलब +3 चार्ज के लिए बन जाएगा। आई बात समझ में। जेड पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्लस ये रेडियस कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन सा चीज है, वेलोसिटी। इसके बाद अगर आप रेडियस निकालना चाहोगे सिंपली तो रेडियस भी निकाल सकते हो, ये रेडियस भी निकाल सकते हो। आप यहां पे ऐसा करो कि ये वी स्क्वायर को इधर कर दो, यहां आर इधर लिख दो और वी स्क्वायर इसके जगह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगी भाई, रेडियस भी निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो स्पीड और इसमें रिलेशन भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर चलते हैं और भी कुछ इसके बारे में नॉलेज लेंगे। ठीक है, और एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, एक हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना बाकी है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। पिछले जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके हमने देखा था
कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? वो कूलम्ब के फोर्स से आता है। अट्रैक्टिव फोर्स जो एक्सर्ट होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। ठीक है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, और कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? ये हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सन के चारों बगल अर्थ चक्कर काट रहा हो, सन के चारों बगल जुपिटर चक्कर काट रहा हो, सन के चारों बगल मार्स चक्कर काट रहा हो, सन के चारों बगल वेनस चक्कर काट रहा हो, लाइक दैट आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर, क्योंकि सन के चारों बगल जो अर्थ चक्कर काटता है तो रास्ता एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, वो क्या होता है, एग्जैक्टली इलिप्टिकल पाथ होती है। तो उस कहानी में भी हम लोग इन सारे इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सर्कुलर वे से थोड़ा सा हट के जा रहे हो, इलिप्टिकल पाथ की बात करोगे तो इन सब इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले वाले इक्वेशंस हमने डिराइव किया था, r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 1/4πε0 mv²। ठीक है, या mv² को इधर हम कर दें तो r भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है ये हमने इक्वेशन निकाला था। लेकिन बोर्स का सेकेंड जो पॉस्टुलेट है, बोर साहब का, नील बोर साहब का, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े डिस्कवरर थे, बहुत सारा पॉस्टुलेट दिया था। उन्होंने रदरफोर्ड साहब के बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करके और मॉडिफाइड जो फॉर्म बताया, वो बोर्स मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उनका सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? उनका सेकेंड पोस्टुलेट कहता है ये कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसके ऊपर डिपेंड करता है। n इज इक्वल टू 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम 0, n इज इक्वल टू 1 मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू h/2π, n इज इक्वल टू 2 2h/2π, n इज इक्वल टू 3 3h/3π। तो मतलब क्वांटाइज्ड हो गया। ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है, जो बोर साहब का सेकंड पोस्टुलेट बताता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से हम ये सब चीजें जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम लोग जानते हैं। चलिए, तो ये चीजें हम लोग पढ़ लिए, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, r को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, r को रिमूव करेंगे। r को रिमूव करके v फाइंड हो जाएगा। सब के सब अब क्या करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, r इन दोनों में इक्वेशनों से क्या करो, खुद ब खुद रिमूव करो और v की वैल्यू फाइंड कर लो, और या नहीं तो इन दोनों इक्वेशन से v को हटा दो और r फाइंड करो। ठीक है, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, फटाफट कंप्लीट करके बताओ। ठीक है, काफी आसान है, देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे MVR लिखा हुआ है ना, MVR लिखा हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, MV इंटू R लिख देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ जाएगा। देखो कितना आसान है, इतना सारा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो MV है, MVR, यहाँ MVR ही रहने दो और v को एक इधर ले जाओ। ठीक है, MVR, इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिख दो और यहाँ पे एक v लिख दो। ठीक है, हो गया स्पीड। यही इक्वेशन तो है, और क्या है, फर्स्ट इक्वेशन यही तो है। ठीक है, तो MVR यूजिंग 1 and 2, अब क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2 क्या करते हैं, वन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को यूज करते हैं। दोनों इक्वेशन को यूज करके बताओ क्या कहानी हो रही है। यूजिंग 1 and 2 तो MVR और यहां पर भी MVR, तो स्पीड पता चल जाएगा। दोनों को यूज करके v इक्वल टू लिखते हैं ZE² डिवाइडेड बाय 4πε0 MVR। MVR का मतलब क्या है, MVR का मतलब है NH/2π। ठीक है, NH/2π देखिए खुद में डिराइव कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां क्या करते हैं, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये कहानी क्या बन रही है, ये बन रहा है E² 2ε0 h प्लैंक्स कांस्टेंट। स्मॉल h क्या है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट है। E² 2ε0 h, और इतना तो लिख दिया। इसके बाद क्या हो रहा है भाई, Z/n। ठीक है, ये भी चीजें हैं। तो स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कौन से
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कौन सा एनर्जी स्टेट में या कौन सा ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पीड को समझिए। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एंड ओनली इफ z इज कांस्टेंट। z कांस्टेंट है। समझिए बात को। अगर मैंने सिंगल एटम लिया, केमिस्ट्री बता रहा हूं, केमिस्ट्री भी समझो, इससे केमिस्ट्री भी आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर z कांस्टेंट है मतलब आपने एटम को कांस्टेंट रख लिया। एटम क्या है, सेम। अगर ये सेम एटम है, अगर ये क्या है, अगर ये एटम सेम है, ठीक है, अगर ये एटम सेम है तो फिर क्या होगा, अगर ये एटम को हमने सेम कर दिया तो समझिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरे ऑर्बिट में है तो उसकी स्पीड कम होगी। तीसरे ऑर्बिट में है तो उसका स्पीड ज्यादा कम होगा। देखिए बताता हूं मैं आपको। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस। इसके पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तीसरा क्या है 3 है ना। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, लाइक दैट होता है। ठीक है, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर मैं इसको बता दूं V1, इसको बता दूं V2, इसको बता दूं V3, इसको बता दूं V4, तो बताओ ज्यादा स्पीड किसकी है, ज्यादा स्पीड किसकी है, समझिए बात को। ज्यादा स्पीड किसकी है, इसकी होगी। n इज इक्वल टू 1 सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ n इज लेस इट मींस स्पीड इज मोर, इफ n इज मोर स्पीड इज लेस। समझ के देखिए, समझ के देखिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं। इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे n कम है, स्पीड मतलब ज्यादा है। अगर हमने n की बात करते हैं तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, मतलब V1 की वैल्यू ज्यादा, V2 n ज्यादा है, क्योंकि हमने z को कांस्टेंट रखा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है, सिंगल एटम की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी स्पीड कम, इसकी स्पीड और कम, इसकी स्पीड और कम, धीरे धीरे स्पीड कम होते जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा डर इसी को लगा हुआ है, इसीलिए तेजी से चक्कर काट रहा है, तेजी से चक्कर काट रहा है। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा डर इसी होती है। ये इसके डर से ज्यादा डर रहा है, ये कम डर से डर रहा है। ये इस तरह से स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। आप समझ सकते हो कि V4 इज ग्रेटर देन V3, सबसे कम स्पीड V4 का है ना। V4 इज लेस देन V3, V3 इज लेस देन V2 एंड V2 इज लेस देन V1। यही तो है, और क्या है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा, दूसरे मुझसे कम, तीसरे मुझसे कम, चौथे मुझसे भी कम, ऐसा आप सोच सकते हो। और इंफिनिटी पे जाएंगे तो स्पीड जीरो, बहुत ज्यादा हो गया तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। दूसरी कहानी ये समझिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर इफ एंड ओनली इफ n इज कांस्टेंट। n हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे n कांस्टेंट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने कांस्टेंट करके रखा हुआ है। एनर्जी ऑर्बिट प्रिंसिपल सेल जो है, यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस एनर्जी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो कांस्टेंट कर रखा है तो n इज इक्वल टू 1 रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, या 4 रख लो, एक ही वैल्यू रखोगे ना एक टाइम में। n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, या n इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। n इक्वल टू 1 अगर आपने रख लिया, फिर क्या होगा, अब स्पीड z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब स्पीड z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगा, स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। बात को समझिए। ठीक है, मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए,
मैं आपको बता रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर यहाँ चेंज हो जा रहा है। एटॉमिक नंबर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, और हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट रखे हुए हैं तो अब आप ये समझो कि हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में आप सुने होंगे, मैंने बताया था। तो हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में आप जानते हैं, तो कौन कौन हाइड्रोजेनिक एटम्स आप सोच सकते हैं, बताइए। एक हाइड्रोजन एटम, इसके बाद एक हीलियम आयोन, इसके बाद लिथियम +2 आयोन। ठीक है, ऐसा ही समझो। एक बेरिलियम भी आता है ना, बेरिलियम +3 आयोन। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अगर n = 1 अगर रख देते हैं, n = 1 कांस्टेंट रख देते हैं, तो अलग अलग अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन का, ये किसका, हीलियम आयोन का, ये किसका, लिथियम +2 आयोन का, और ये किसका, बेरिलियम +3 का। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हीलियम +1, ये क्या है, लिथियम +2, ये क्या है, बेरिलियम +3। इस तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। इसका जेड की बात करें तो जेड इसका 1, इसका कितना 2, इसका कितना 3, इसका कितना 4। तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम में है, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस हीलियम आयोन में है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस लिथियम +2 आयोन में है, और यहां पर इसमें सब में n = 1 रखा होगा। ठीक है, ज्यादा स्पीड कब होगी, ज्यादा स्पीड कब होगी बताइए, कौन से कंडीशन में ज्यादा स्पीड होगी। n अगर कांस्टेंट हम रखते हैं तो ज्यादा स्पीड किसमें होगी, जिसका n = जिसका z एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा है, इसमें एटॉमिक नंबर z ज्यादा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर मैंने v1 यहाँ बताया, v2 इसकी स्पीड बता दी, v3 इसमें इलेक्ट्रॉन की बता दी, और v4 मैंने इसके इलेक्ट्रॉन की बात बता दिया। मतलब ये हुआ कि v4 की वैल्यू v3 से भी बड़ी है, और v3 की v2 से भी बड़ी है, और v2 का v1 से भी बड़ा है स्पीड। मतलब एटॉमिक नंबर जैसे से बढ़ रहा है ना, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ रही है। ये हमारा इक्वेशन बताता है z/n। ये एक सिंपली रेशियो है, ये एक सिंपली रेशियो है। ठीक है, दो एटम्स का अगर ये रेशियो, मतलब आप सिंपली समझो, अगर ये रेशियो सेम हो जाए, अगर दोनों को मिला दें, इन दोनों इक्वेशनों को बना दें, मिला दें, तो यही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, अगर ये रेशियो कांस्टेंट है दो एटम्स के लिए, दो एटम्स के लिए, हाइड्रोजनिक एटम्स के लिए अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, मतलब दोनों की स्पीड सेम है। z/n दो एटम्स का सेम आ जाए तो स्पीड भी समझिए क्या है, सेम है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस टाइप से छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आपको नीट में पूछता है या IIT JEE में पूछता है तो उसका आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्पीड किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, F0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सब की वैल्यू डालेंगे तो फिर z/n से मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्पीड को भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। यहां पे रेडियस हमने फाइंड कर लिया, रेडियस हमने फाइंड कर लिया किसका भाई, उस सर्किल का, उस सर्किल का फाइंड कर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका रेडियस हमने फाइंड कर लिया। r = ε0h² πm e², वेयर सबका वैल्यू तो आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब पता ही है। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये कैसे हमने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, v को तो काफी आसानी से हमने फाइंड कर लिया था। v की वैल्यू यहां डाल दो तो r की वैल्यू पता चल जाएगा, ये r की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो आपको r की वैल्यू को हम लोग स्टडी करते हैं, और ये v की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो r की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट टाइम देकर खुद कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करके देखो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि रेडियस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो पहले समझिए कि क्या मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं पहले से समझो। ठीक है, अगर ये हमने इतना निकाल दिया, फिर हम काइनेटिक एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते क्या, v की वैल्यू यहां दी हुई है, देखिए v की वैल्यू दी हुई है, यहाँ r की वैल्यू दी हुई है, और नहीं तो
उससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 mv² हमने डाला था, ठीक है, और उसमें कुछ चीजों को आपको डाल के काम करना था, आर की वैल्यू डालनी थी, वहां भी आपका काम बन जाएगा, वो काफी आसानी से हो जाता। तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, कैलकुलेट करके देख लो, या नहीं तो 1/2 mv², इसका स्क्वायर कर लो। अगर आपने भी कैलकुलेट कर इसका स्क्वायर कर लो, काम बन जाएगा z²/n²। बाद में क्या है m e, इसका क्या है m इंटू ई मास है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, E4 सब कुछ वही है। देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज को समझो कि रेडियस जो इलेक्ट्रॉन की है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² if and only if z is constant। अगर हमारा z कांस्टेंट है मतलब सेम एटम के लिए क्या हो रही कहानी में, सेम एटम के लिए ये जो रेडियस की वैल्यू है r1 r2 r3 वो क्या है, ठीक है। तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग कहानियां हैं। पहले हम लोग सेम एटम की बात करते हैं। सेम एटम में r1 r2 में क्या रिलेशन है, r1 r2 में क्या रिलेशन है। तो देखिए r1 या r1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 इज इक्वल टू व्हाट। तो मतलब ये rn के हिसाब से आप कह सकते हो रेडियस n इज डिपेंडेंट ऑन इट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं रेडियस 1 r1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू इतना डाल दो और इसके बदले इतना लिख दो, क्या लिखोगे f0 h² डिवाइडेड बाय पाई m e²। इतना हमने लिखा 1/z, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए पहला ऑर्बिट निकालना चाहोगे, हाइड्रोजन एटम के लिए पहला ऑर्बिट निकालना चाहोगे तो भी आप निकाल सकते हो। हीलियम प्लस आयोन के लिए भी अगर z इज इक्वल टू 2 डालो तो r1 निकाल सकते हो। लिथियम प्लस 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 2 के लिए भी आप r1 वैल्यू निकाल सकते हो, पहला रेडियस। तो आपको दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा होगा कि पहला रेडियस जो है हाइड्रोजन का पहला रेडियस, हाइड्रोजन का पहला रेडियस, हीलियम आयोन का पहला रेडियस, लिथियम आयोन का पहला रेडियस, बेरिलियम आयोन का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये समझ लीजिए इस चीज को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे से जेड की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आई बात समझ में। तो z इज इक्वल टू 1 अगर हम डाल देते हैं तो हाइड्रोजन का केस हो जाता है, z इज इक्वल टू 2 डाल देंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो z इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो हीलियम प्लस आयोन के लिए होगा। z इज इक्वल टू 3 डाल दिया तो क्या होगा, z इक्वल टू 3 डाल दिया तो क्या होगी, z इक्वल टू 3 डाल दिया तो लिथियम प्लस प्लस आयोन का होगा, है ना। z इज इक्वल टू 4 का बेरिलियम प्लस 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 3 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोल देते हैं r0। क्या है भाई, r0 क्या है, तो सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए r1 की वैल्यू है। और जिसका सारा वैल्यू अगर डाल के देखोगे, सारी वैल्यू इसमें डाल के देखोगे तो वो वैल्यू आपका कितना आ रहा है, तो वो आएगा आपका 52.529 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। ये पिकोमीटर का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये इतना होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हम लिख सकते हैं 53, ठीक है, 53 पिकोमीटर के बराबर है। या नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 053 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर आपको पता है कितना होता है। तो इसको हम कुछ सजा के लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको सजा के लिखना चाहेंगे तो Rn की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, R0 इंटू n²/z, ये हमारा वैल्यू आ रहा है रेडियस, ठीक है। एग्जैक्ट यही है,
एग्जैक्ट जो कहानी बन रही है वो इतना ही है, ठीक है। इसी से आप क्या निकाल सकते हो, R1 निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो, R3 निकाल सकते हो, है ना, R4 निकाल सकते हो, R5 निकाल सकते हो, सब कैलकुलेट करो आप, सब कैलकुलेट करो। तो अगर मैंने कहा था z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर मैंने z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बता दिया, पहला केस मैंने z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बता दिया, मींस Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू कितना, R2 इज इक्वल टू कितना, R0 इंटू 4 टाइम R3 कितना, 9 इंटू R0, ठीक है। आई बात समझ में, ये R0 की वैल्यू। अब R0 की वैल्यू एक हाइड्रोजन एटम के लिए R1 के जैसा R2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए R1 इंटू 4, R3 इज इक्वल टू 9 इंटू R1। ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने इतना सारा डिस्कशन किया। अब मैं दूसरा कहानी बताऊंगा आपको कि अगर आपने n को कांस्टेंट रख दिया तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी z को कांस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है, z को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट रखा हुआ है, तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है। मान लो ये न्यूक्लियस, ये मान लो क्या है, न्यूक्लियस। तो पहला रेडियस मान लो 1 मीटर का, तो दूसरा 4 मीटर का, तीसरा 9 मीटर का, चौथा 16 मीटर का, ऐसा समझ लेंगे। ये 1 मीटर, यहां से यहां मान लेते हैं ये 1 मीटर, तो यहां से यहां कितना 4 मीटर, यहां से यहां 9 मीटर, इस तरह से रेडियस जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहां से यहां कितना होगा फिर 16 मीटर, इस तरह से चलता हुआ चला जाता है कहानी, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने बता दिया, z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने आपको कहानी बता दी। अब हम आगे चलेंगे, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर n को कॉन्स्टेंट रखते हैं तो कहानी कैसे बन रही है, कहानी क्या हो रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था Rn की वैल्यू हमने पढ़ लिया था, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, n ऑर्बिट या n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना होगा। तो हमने बता दिया था आपको कि Rn इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई z, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का मतलब क्या है, Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका रेडियस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बशर्ते n कांस्टेंट हो। तो मान लो n इज इक्वल टू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, एक ही चीज, एक सिंगल रहना चाहिए। तो Rn की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, कांस्टेंट बना दिया हमने, या 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू 1 अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो Rn की वैल्यू z के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा रेडियस कौन से आयन का, एटम का है। मान लो ये हमने न्यूक्लियस से ड्रॉ किया, दूसरा न्यूक्लियस हमने यहाँ ड्रॉ किया, ज़्यादा मैंने 2 ही 3 चीज बताऊंगा, और तीसरा मैंने यहाँ न्यूक्लियस बता दिया, ठीक है। इसका रेडियस पहला n इज इक्वल टू 1, पहला रेडियस R1 यहाँ पे है, इसका इतना है और इसका इससे भी ज़्यादा है। 3 एटम में दे रहा हूँ आपको, 3 एटम, हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन एंड लिथियम +2 आयन। इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन एटम है, पहले ये बताइए हाइड्रोजन एटम कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे R1 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो R1 जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, है ना, n को हमने कांस्टेंट रखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन का मतलब z इज इक्वल टू 1,
हीलियम प्लस आयन के लिए Z इज इक्वल टू 2 और कम हो जाएगा। लिथियम के लिए कितना 3 और बेरिलियम के लिए 4, तो और कम होते जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा तो यही है, ये हाइड्रोजन एटम। उससे छोटा कौन सा, हीलियम आयन, ये बन रहा है। और सबसे छोटा लिथियम प्लस 2 आयन। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेडियस में कहानी बता दी। अब रेडियस में एक चीज और है कि आर एन इज इक्वल टू, यहां पे लिखा आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अगर ये रेशियो 2 या 2 से एटम्स के लिए कांस्टेंट है, अगर ये रेशियो 2 या 2 से अधिक एटम्स के लिए कांस्टेंट है, मतलब उनका आर एन भी वैल्यू क्या है, सेम है। उसका R1 सबका सेम होगा, एक ही होगा। R2 इसका सेम होगा, R3 भी क्या होगा, सेम होगा। R4 भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वो डिफरेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं। और अगर आपको सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ना है तो Z इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हीलियम प्लस आयन के लिए पढ़ना है तो Z इज इक्वल टू 2 पढ़ देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। और अगर आप लिथियम प्लस 3 के लिए पढ़ना है तो Z इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Z के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। हमने बता दिया आपको रेडियस के ऊपर कैसे वेरी कर रहा है, रेडियस कैसे वेरी कर रहा है मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कितना होगा, इतना, क्योंकि न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, kinetic energy of electron in nth orbit, n principal quantum number is equal to k, and that is equal to 1/2 mv square, where m is the mass of electron, v is the speed of electron in that principal quantum number in that orbit, ठीक है। तो ये हमने इतना लिखा, और यहाँ पे एक चीज z/n स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो z/n स्क्वायर लिख देते हैं, तो बाद में कहानी आप समझ सकते हो क्या कहानी है। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, k नॉट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो समझिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ n कांस्टेंट। अगर हमारा n कांस्टेंट है, n अगर 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, z स्क्वायर के ऊपर। अगर आप n इज इक्वल टू 1 लिख देते हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लिख देते हो, तो K1 जो है, K1 हाइड्रोजन के लिए, K1 हीलियम प्लस आयन के लिए, एंड K1 लिथियम प्लस 2 आयन के लिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी जो है, फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, हुआ था ना आपको, बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी इसमें K1H है, काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन में कितना है, इतना है, तो हीलियम आयन में कितना होगा, हीलियम आयन में कितना होगा, लिथियम में कितना होगा, तो n स्क्वायर बता रहा है। तो अगर इसका K1 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर मान लो कि इसकी वैल्यू हमने K1 लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, z स्क्वायर। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2 जा 4 इंटू K1, इसकी कितनी होगी 3 स्क्वायर इंटू K1, कितना आ रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 9 इंटू K1। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हुई, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी हुई, है ना, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी, और इसके बाद इसकी, इसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे काइनेटिक एनर्जी कम किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, बोलिए। पहले ऑर्बिट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसका होगा, सबसे कम उस इलेक्ट्रॉन का होगा जो हाइड्रोजन एटम में, सबसे ज्यादा उसका होगा जो लिथियम प्लस आयन में। पहले ऑर्बिट की बात करते हैं। दूसरा कहानी देखिए, दूसरी कहानी को पढ़ते हैं।
काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, के एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ जेड इज कांस्टेंट। जेड हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रही है एक एटम में। एक एटम में जैसे कि हमने मान लिया ये न्यूक्लियस है, यहाँ देखिए ये मान लिया न्यूक्लियस है और इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इस ऑर्बिट में भी चक्कर काट रहा है, इस ऑर्बिट में भी चक्कर काट रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इसमें है K1 मान लेते हैं, इसको K2, इसको मान लो K3, ठीक है। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होगा एक एटम के लिए, जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, एन मतलब 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 9 डिनोमिनेटर में है सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K3 लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, उसके बाद इसका, फिर उसका धीरे धीरे कम होता जाता है काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने काइनेटिक एनर्जी पता कर लिया था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया, और न्यूक्लियस का तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। न्यूक्लियस को हमने क्या जूम करके रखा था, रेस्ट पर है। तो काइनेटिक एनर्जी भी पेयर के लिए भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी उन दोनों के पेयर के लिए। पोटेंशियल एनर्जी हमने दोनों सिस्टम का निकाला, वो कैसे निकाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम माइनस जेड इंटू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोग जानते हैं कि अगर दो चार्ज हैं और कुछ सेपरेशन से अगर हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इतनी होगी। लेकिन हमने इसमें एज्यूम करके रखा हुआ है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे तो उनका पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं 0, V एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिस्टम का निकल रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दोनों का ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो जेड ए स्क्वायर इस तरह से हमने सारा वैल्यू डाल के रखेंगे, आर की वैल्यू डाल के देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, जेड बाई एन, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी स्टडी कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद स्टडी करो, इसको खुद स्टडी करो और समझो इस चीज को। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि पहले ऑर्बिट में अगर जेड को कांस्टेंट रखा, जेड देखो सारी कहानी सेम होगी, इसमें नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है और इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो निगेटिव का मतलब समझ लेना कम है, ये बाउंडिंग स्टेट में, निगेटिव का मतलब क्या होता है, बाउंडिंग स्टेट में, बाउंडेड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड टू न्यूक्लियस। ये आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये आपको निगेटिव क्यों दे रहा है, ये निगेटिव बता रहा है कि ये बाउंडेड स्टेट में है। निगेटिव का मतलब समझिए, निगेटिव का मतलब मान लो कि कोई अकाउंट, किसी ने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद कुछ समय के बाद उसके अकाउंट में आता है -1 लाख रुपीज। तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये हुआ कि माइनस का हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋण लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ, कर्जा लिया हुआ, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, उसने उतना कर्जा लिया हुआ है, बात आई, बात समझ में। तो कर्जा लिया होगा तो फ्री होने के लिए उतना कर्जा चुकाना होगा, लाइक दैट। वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी कहानी है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाना है या इस न्यूक्लियस से फ्री करवाना है, तो इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी, ठीक है। ये इतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी हमें सप्लाई करना होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं, दो चार्ज बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मुझे उसको इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाना है, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, निगेटिव में, इसलिए अगर ये पॉजिटिव में होता तब तो वो एनर्जेटिक होता भाई, एनर्जेटिक है। निगेटिव का मतलब एनर्जेटिक नहीं है, बस सिकुड़े हुए हैं, एनर्जेटिक निगेटिव में आ गया वो, ठीक है, निगेटिव में उसे उतना एनर्जी देनी होगी तो ही वो बाहर निकल पाएगा, ऋणात्मक कंडीशन में इस तरह से लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इन दोनों के सम को हम टोटल एनर्जी कहते हैं।
और ध्यान से देखिए यहाँ पे सारा कहानी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव में है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? बोलिए किसकी ज्यादा वैल्यू है? तो मुझे लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। ठीक है, अगर मैं 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। यहां देखिए 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स हम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना अगर हम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। एक्चुअली बाउंडिंग स्टेट में है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बाउंडेड स्टेट में गुलाम हो चुका है। ठीक है, तो अंग्रेजों से देश को गुलाम करवाना था तो अंग्रेजों को हटाना पड़ा, आंदोलन छेड़ा गया, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन छेड़े गए थे, तब जाके देश आजाद हुआ था। वैसा ही में एनर्जी सप्लाई करनी होगी तो वो टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई करनी होगी किसी इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से हटाने के लिए, तो वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी अगर हम लिखना चाहेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये पोटेंशियल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखेंगे हम लोग के प्लस यू। अब ठीक है, ये मैं तब से परेशान था, हमें भी क्यों दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं रहना चाहिए, यू रहना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो क्योंकि भी का सिंबल हमने पोटेंशियल के तौर पे लेते हैं तो के प्लस यू यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे तो क्या पता करते हैं। अगर इन दोनों को सम करोगे, करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो ये जो आ रहा है आपका वैल्यू वो आएगा निगेटिव में, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है। मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है, मैग्नीट्यूड में छोटा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो यहाँ पे आएगा वैल्यू कितना, ये आता है me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, z बाय n का होल स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है। ये क्या है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं, अब पूरे एटम का मैं टोटल एनर्जी बता रहा हूं। टोटल एनर्जी इतनी है, और ये जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी जो है वो बाउंडेड स्टेट में है, मतलब निगेटिव में। टोटल एनर्जी क्या निगेटिव में, इसीलिए बाउंडेड स्टेट में है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड मतलब गुलाम, अभी कर्जा में। ठीक है, इतना हमें एनर्जी देना होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, एग्जैक्ट इतनी एनर्जी देनी होगी। दिस इज द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इतना एनर्जी हमें देना होगा, तो टोटल एनर्जी इतनी है। और ये जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। ये जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, जो हम टोटल एनर्जी देख रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के यहां निगेटिव में लिखेंगे तो v/2। ठीक है, तो यहां पॉजिटिव लिख देंगे v/2, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये ब्यूटीफुल इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ये निगेटिव था, इसलिए इक्वल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, टोटल एनर्जी के 2 गुना। ठीक है, ये भी निगेटिव, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों निगेटिव में तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर हमने इसको
u/2 किया, फिर यहाँ v आ गया ना, यहाँ पे u/2 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, u/2 कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हमने इक्वल किया था इसीलिए, है ना, इससे इक्वल किया था, लेकिन इसे हम इक्वल टू करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम इससे इक्वल करेंगे तो e इज इक्वल टू, यहाँ देखिए e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो एनर्जी जो कैलकुलेट किया गया, एनर्जी जो कैलकुलेट किया गया, तो इन सारे चीजों को कैलकुलेट करके देखा गया कि ये सब वैल्यूज जो है वो कितना बता रहा है, ये सब वैल्यूज कितना बता रहा है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 8 f0 h² सबकी वैल्यू डालने के बाद फिर जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव आता है, वो आता है 2.18 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, इतना एनर्जी आ रहा है। और इसके बाद Z/n का होल स्क्वायर, ये है कहानी, इसमें देखिए Z/n का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग देखते हैं 2.18 10⁻⁻18 जूल Z/n², ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा बताइए, तो होगा कितना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर तो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इतना आ रहा है Z/n²। इस तरह से हमारा एग्जैक्ट कहानी आ रही है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकालना चाहें, अगर सिंपल हाइड्रोजन के लिए निकालें फॉर H एटम, सिर्फ हमको हाइड्रोजन एटम को स्टडी करना हो, अगर हमें हाइड्रोजन एटम को स्टडी करना हो तो Z इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1, Z इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी जो है वो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहा है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n², ठीक है। और ये कहानी कब होती है, Z जहां पर कांस्टेंट, Z यहां पर कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट मतलब पार्टिकुलर एटम के लिए, पार्टिकुलर एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1, सिमिलरली आप हीलियम प्लस आयन के लिए Z इज इक्वल टू 2, लिथियम प्लस प्लस आयन के लिए Z इज इक्वल टू 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहला एनर्जी E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू कितनी होगी तो 13.6 डिवाइडेड बाय 2², ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जा रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। तो एनर्जी हम एक एक ऑर्बिट का आराम से फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड कर सकते हैं, दूसरे सारे जितने सारे एटम्स आप देखते हैं, हाइड्रोजनिक एटम्स, हाइड्रोजनिक आयंस, उन सब के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज हमें पता होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके।